पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है कि मतगणना में इतनी थोड़ा देरी क्यों हो रही है? दो बातें में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बता दूं और तब समझ में आ जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने मतदान होने के दिन शाम 6 बजे जो वो आंकड़े देते थे उन्होंने नहीं दिया है। और राज्य निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि हम जब प्राथमिक आंकड़े देते हैं और बाद में अगले दिन जब फाइनल रिपोर्ट आती है तो फाइनल रिपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी हुई आती है। तो बहुत सारी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये आरोप लगाती है कि शाम को इतना परसेंट था तो सुबह कैसे बढ़ गया। तो इस बार हम जब फाइनल आंकड़े आएंगे वही सिर्फ बताएंगे, जो चारों तरफ की रिपोर्ट आने के बाद, यानी मतदान प्रतिशत कितना हुआ उसकी रिपोर्टिंग चुनाव आयोग द्वारा जो ऑफिशियल होगी वो आज की जाएगी। जब चारों तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी, अब मुकम्मल हो जाएगा, तब ये अंदाज नहीं बताया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार चुनाव में अंतर यह है कि पहले क्या होता था कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम साथ साथ खुल जाते थे। इस बार चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि पहले पोस्टल बैलेट गिनेंगे और जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म नहीं हो जाती तब तक ईवीएम नहीं खुलेगा। पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म होने के बाद ईवीएम खुलेंगे। तो आपको शुरुआत में धीमी गति से रुझान मिलेंगे, लेकिन जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी एक आध घंटे बाद, तो अचानक से देखिएगा कि तेजी से रुझान आने शुरू हो गए। तो इसके लिए आपने घबराना नहीं। बिल्कुल। तीसरी भुवन जी, जिस तरीके से पूरा चुनाव हुआ लंबे वक्त से, दिसंबर से नवंबर से इनफैक्ट कहिए कि हम कवर कर रहे हैं पूरे चुनाव को, अब वक्त आ गया है ऐसा कि तय होना है कि मुंबई को कौन चलाएगा। इस दौरान आपको क्या कुछ नजर आया? एग्जिट पोल में जिस तरीके से दिखे नतीजे, कह सकते हैं एग्जिट पोल जो था वो नतीजों में कितने तब्दील होते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। उसमें बीजेपी प्लस को बहुमत मिल रहा है। क्या यूबीटी एक बार फिर से अपनी जमीन खोती नजर आ रही है? बीएमसी था, वहां से भी सफाया हो रहा है उनका। हाँ बिल्कुल रोहित, हमने जो अपडेट अपने दर्शकों को दिया, आज दिन भर हमारी इस पर नज़र रहेगी। और आप तो खुद ग्राउंड जीरो से होकर आए हैं, आपने इस इलेक्शन के दरमियान जो भी कैंपेन चला उसको भी आपने कवर किया। बीएमसी बृहन महानगर पालिका का चुनाव मुंबई में विधानसभा चुनाव से भी ज़्यादा मायने रखता है राजनीतिक तौर पर। और पंकज जी इस बात को अभी आगे आने वाले वक्त में इसको समझाएंगे भी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और राजनीतिक जो किरदार हैं इसमें वो कितने मायने रखते हैं। मैं यहाँ पर दो बड़ी बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ क्यों ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंट रहा। एक तो 4 साल डिले होकर के आया है, 22 में होना था लेकिन देरी हुई, 17 के बाद ये अब हो रहा है। 17 के बाद से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है और मैं कहूं कि राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। शिवसेना बट गई, ये पार्टी टूट गई, बिखर गई और इतने सालों बाद दो भाई एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नजर आ रहे हैं। तो बहुत सारे समीकरण बन गए, बिगड़ गए। लेकिन बीते 3 दशकों की बात करें रोहित, तो बीएमसी में शिवसेना का दबदबा रहा। लेकिन अब शिवसेना का भी चाल, चरित्र, चेहरा बदल गया है। तो ऐसे में अब यह समझना दिलचस्प होगा कि जो राजनीतिक गठजोड़ बन रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस मिलकर के लड़ रही हो किसी के साथ, बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ हो, और बात पिछले चुनाव की अगर हम कर लें, क्योंकि उसी से आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को बहुत अच्छी लीड मिली थी, बहुत अच्छी बढ़त मिली थी। इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है, जैसा एग्जिट पोल है ये एग्जिट पोल में भी तब्दील हो सकते हैं। पंकज जी, भुवन जी वही कह रहे हैं कि चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदल गया शिवसेना का। उस पर और विस्तार से आपको समझेंगे आपसे चीजों को, लेकिन अभी थोड़ा ये समझिए समीकरण क्या है वहां पर, बीजेपी प्लस, यूबीटी प्लस, कांग्रेस प्लस, कौन किसके साथ है? क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है दर्शकों को कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ रहा है। कब बीच में तो खबरें आई कि एमआईएमआई, एआईएमआईएम और बीजेपी का गठबंधन हो गया, कहीं कांग्रेस बीजेपी का गठबंधन हो गया। तो ये थोड़ा तस्वीरें साफ कीजिए, कौन किसके साथ है। सबसे पहले बीएमसी यहां यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करते हैं। ये जो बीजेपी प्लस जो आपको दिख रहा है उसमें बीजेपी है प्लस एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी प्लस है। यूबीटी प्लस मतलब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का गठबंधन है ये। तीसरा कांग्रेस प्लस है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी है और बहुजन विकास अघाड़ी है, प्रकाश अंबेडकर की एक पार्टी है, वहां पे दिख रहा है। और अदर्स जो है वहां, इसमें समाजवादी पार्टी आ गए, एआईएमआईएम आ गए, एनसीपी आ गई। चूंकि मुंबई की बात कर रहा हूं तो एनसीपी जो शरद पवार वाली पार्टी है वो अलग लड़ रही है और अजीत पवार मुंबई में नहीं लड़ रहे।
तो यही है समीकरण। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही थी कि महत्वपूर्ण क्यों है मुंबई को, ये बीएमसी इलेक्शन को क्यों कवरेज हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अमीर अगर कहीं की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या जिसका सबसे ज्यादा बजट है वो है मुंबई का, और ये देश के अधिकांश राज्यों के बजट से ज्यादा है। नहीं, ये तो कहा भी उदाहरण के तौर पे मुंबई में भी कहा जाता, महाराष्ट्र जी। में भी पंकज जी, कि विधानसभा चुनाव हार गए कोई बात नहीं, बीएमसी में नहीं हारने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये 75,000 करोड़ सालाना बजट है, 75,000 करोड़ सालाना। अब 227 अगर वार्ड से इसको डिवाइड करें तो एक वार्ड में आते हैं 330.39 करोड़ रुपए हर साल। तो जो वहां का कॉरपोरेटर होता है वो हमारे यहां यूपी बिहार के विधायक से ज्यादा फंड आता है उसके पास, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का सालाना बजट है 17,000 करोड़, तो 17,000 करोड़ और 75,000 करोड़ की आप तुलना कर लीजिए कि कितना अंतर है। और मुझे लगता है रोहित, सिर्फ पंकज जी, आप अगर मुझे लगता है कि इसका महत्व समझना हो तो ये इसको इस रूप में भी समझिए कि 20 साल बाद ठाकरे बंधु साथ आए। जो प्रयोग हमने विधानसभा चुनाव में होता नहीं देखा वो बीएमसी में हो रहा है, तो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से हाथ से नहीं जाना चाहिए, बीएमसी यही कोशिश है। जी जी, एक चीज और है, मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि 1997 से बीएमसी पे कब्जा है शिवसेना का। हाँ, नहीं, लगातार। ये भी क्लियर और करते कहा चलिए यह कि बाला जाता है साहब कि- ठाकरे की शिवसेना और उसकी छवि का कब्जा रहा। हाँ, बिल्कुल नहीं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना तो रही हुई, उसके बाद राज ठाकरे भी अलग हो गए, फिर भी शिवसेना ही रही, फिर छगन भुजबल अलग हो गए, फिर भी शिवसेना ही रही, नारायण राणे अलग हो गए, फिर भी शिवसेना ही रही। तो नेता आते गए जाते गए, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है बीएमसी पे शिवसेना का कब्जा। पहली बार ऐसा दिख रहा है, अभी एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि शिवसेना का इस पर कब्जा नहीं रहेगा। ये कहते हैं कि नर्व सेंटर पे हमला, रावण की नाभि जानते हैं ना, आप सिर कितना भी काटते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार अगर बीएमसी हारी तो रावण की नाभि पे वार होगा, क्योंकि उनका पूरा फंड, पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर, सब कुछ मुंबई से जुड़ा हुआ है। और इसे कहते हैं कि अपने घर में हारना। अगर गढ़ में, अगर यहां पे हारी तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे का पॉलिटिकल करियर क्या होगा। अच्छा, अगर आज बीएमसी के नतीजे उनके विपक्ष में आ गए तब क्या पूरी तरीके से खत्म समझ लें दोनों भाइयों को राजनीतिक रूप से? नहीं, जिस खजाने पर बैठे हुए थे वो चला जाएगा, जहां कैडर उनके थे वो चला जाएगा। और पता है, देखिए शिवसेना का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का है कि अगर वो बीएमसी की सत्ता में नहीं रहे तब उनके लोग उनके साथ कितना टिकेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि बड़ी संख्या में एकनाथ शिंदे की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। और अगर एक बार बीएमसी में आ गए, देखिए हर कोई राजनीति करने आता है, क्यों आता है सबको पता है, समाज सेवा और आदर्शवाद वो सब किनारे रखिए, हर किसी को मनी चाहिए, मुंबई में तो जरूर चाहिए। और अगर सत्ता में ही नहीं रहेंगे तो वो मनी कहां से आएगा, वो इनफ्लो बंद हो जाएगा। और अगर वो पैसे बंद हो गए तो फिर कितने लोग टिकेंगे, इस बात पे मुझे शंका है। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल इसलिए जिस इसका तरीके से महत्व है। बीएमसी चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, अब ऐसे में बहुत जल्द नतीजे आएंगे। मोहन जी, अगर चर्चा करें, पंकज जी वही कह रहे हैं कि अगर आज के नतीजे उलट आ गए शिवसेना, यूबीटी के, मनसे के, तो फिर यह समझ लीजिए कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गए। उसके पीछे का कारण आप समझिए कि नगर पंचायत का भी चुनाव हुए, गांवों वालों ने कह दिया कि भाई टाटा बाय बाय, हम आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, फडणवीस पर भरोसा रहा उनको, विधानसभा से आप गायब हो ही गए, लोकसभा में आपकी हालत खराब ही थी। और अब जो सबसे बड़ा चुनाव था मुंबई, वहां अगर बीएमसी आप चुनाव जीतते, समझ लीजिए 5 राज्य आप जीत लें, गोवा और हिमाचल का तो बजट उससे कम है, बीएमसी से कम है। तो अगर बीएमसी हार गए तो आपको भी लगता है कि फिर ठाकरे भाइयों का राजनीतिक रूप से मामला खराब हो जाएगा? बिल्कुल, और मैं इसको इस रूप में देखता हूं रोहित, कि ठाकरे बंधुओं के वर्चस्व की लड़ाई एक वक्त में समझा जा सकता था, लेकिन अब यह अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। और मैं फिर 2017 में ही लेकर चलूंगा, जहां लगातार आप देखिए कि किस तरीके से वो प्रयोग अलग था, अब हालात बदल गए हैं। उस वक्त
बीजेपी शिवसेना एक फ्रेम में नजर आती थी, लेकिन अब रास्ते अलग अलग हो गए हैं, शिवसेना अलग अलग हो गई है, दो धड़ों में बट गई है। और अब राज ठाकरे को देख लीजिए, एमएनएस की अगर हम बात करें और विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखें, तो आप देखिए कि वहां पर भी 2024 के विधानसभा चुनाव में भी किस तरीके से एक भी सीट पर खाता नहीं खोल पाए। तो मुझे लग रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई से शिफ्ट होकर, अगर पंकज जी इस बात पर एग्री करें, तो ये अस्तित्व की लड़ाई क्या पंकज जी बन गई है। और इसमें दोनों ठाकरे बंधुओं को अगर आप देखें तो किसके लिए सर्वाइवल अभी सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, या वो फैक्टर बहुत काम कर रहा है? भुवन, दोनों के लिए। देखिए, राज ठाकरे के लिए तो ये समझिए कि अंतिम चुनाव है, क्योंकि लगातार जब से उन्होंने पार्टी बनाई मन से, उनका ग्राफ 10 से शुरू हुआ, उसके बाद नीचे 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 चला आया। उनके विधायक भी हुआ करते थे, एक सांसद भी एक बार जीते थे, वो सब खत्म हो गया है, सब जीरो पे आ गए हैं। लास्ट जो 2017 में हुआ था, अलग लड़के इनके पास 7 कॉर्पोरेटर थे, उन्हीं 7 कॉर्पोरेटर के बदौलत इनकी पार्टी वगैरह चल रही थी। इस बार उन्होंने वो समझ गए कि अगर अकेले लड़ेंगे तो ये 7 जीरो होने में समय नहीं लगेगा, इसलिए इस बार उन्होंने उद्धव ठाकरे की नाव पकड़ी है। जाहिर तौर पे मेरा भी अंदाजा यह है कि राज ठाकरे को फायदा होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी 84 सीट जो जीते हुए हैं, वो उनका ड्रास्टिक डाउनफॉल आप देखिएगा। तो इसी से दर्शक समझ गए कि नुकसान में कौन है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, तमाम एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है कि अगर मतदान प्रतिशत 55% से ऊपर रहता है तो बीजेपी प्लस 150-155 सीट से ऊपर जाएगी। अगर मतदान प्रतिशत 53 से 55 रहता है तो बीजेपी गठबंधन जो बीजेपी प्लस है 133 से 150 जाएगी। और अगर 50% से लेकर 52% तक रहता है तब यह टाइट मुकाबला होगा, और 50% से नीचे अगर वोटिंग परसेंट हो गए तो कुछ भी हो सकता है। इसका कारण है ये तमाम तरह के एग्जिट पोल बता रहे हैं। मतलब कि आप देखिए, जितना कम वोटिंग परसेंटेज ठाकरे बंधुओं को उतना फायदा। और ये इसलिए क्योंकि वहां के जो प्रवासी हैं, या नॉर्थ इंडियन बोले, साउथ इंडियन बोले, या अदर स्टेट के लोग हैं, वो पारंपरिक रूप से कम वोट देने निकलते हैं। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक समीकरण की बात करें तो डेमोग्राफी की, तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज आमतौर पर मुसलमानों का होता है, और उसके बाद महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास का वोट होता है, जो कि झुग्गियों में रह रहे हैं, चॉल्स में रह रहे हैं।